नमस्कार मित्रगण। रेडियो मधुबन के कार्यक्रम में हम रोज की तरह अपना व्याकरण का पाठ आरंभ करते हैं, जो कि मैं लीना महेंदड़े तुम्हारे लिए कौशलम न्यास की ओर से प्रस्तुत करती हूँ। मित्रों, हम समास की पढ़ाई कर रहे हैं। तुम्हें पता ही है कि दो शब्दों का मेल करने के लिए संधि या समास, ये दो पद्धतियाँ संस्कृत में प्रयोग में लाई जाती हैं, और जो संस्कृतोद्भव भाषाएं हैं उनमें भी यही विधि प्रचलित है। जिन दो शब्दों को जोड़ा जाता है उन्हें पूर्व पद और उत्तर पद इस प्रकार कहा जाता है, और जोड़ने पर जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। और हमने पहले बहुब्रीहि समास देखा, तत्पुरुष समास भी देखा। आज हम कर्मधारय समास को देखेंगे। कर्मधारय भी तत्पुरुष की ही श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात उत्तर पद का महत्व अधिक होता है। कर्मधारय समास की ये विशेषता होती है कि इसका पूर्व पद उत्तर पद के लिए या तो उपमा का काम करता है या विशेषण का काम करता है। जब उपमा दी जाती है या कोई विशेषण बता करके किसी शब्द का वर्णन किया जाता है, तो ऐसी हालत में कर्मधारय समास बनते हैं। कर्मधारय के कुछ बहुत ही प्रचलित उदाहरण हैं, जैसे चंद्रमुख, अर्थात चंद्रमा की तरह लुभावना सुहाना मुख। कमल नयन, अर्थात कमल के समान सुंदर नयन। तो पूर्व पद या तो उपमान होगा या विशेषण होगा, और उत्तर पद को हम कहेंगे उपमेय, अर्थात जिसके लिए उपमा दी जा रही है, या विशेष्य, अर्थात जिसके लिए कोई विशेषण लगाया जा रहा है। ऐसे ही सुंदरम पुस्तकम, ये दो शब्द हैं। इनको जब हम जोड़ते हैं समास के लिए और पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है, तो नया समस्त पद बनता है सुंदर पुस्तकम। यहाँ सुंदर है विशेषण और पुस्तक है विशेष्य, अर्थात पुस्तक के लिए विशेषण लगा है सुंदर। इसी प्रकार महाराजा, जहाँ राजा के लिए महान शब्द विशेषण के रूप में आया है, या पीतांबरम, अर्थात पीला वस्त्र, जहाँ अंबरम अर्थात वस्त्र का वर्णन किया गया है कि वह पीला है, तो पीला हुआ विशेषण और अंबर हुआ विशेष्य। अब संस्कृत में यह हमेशा देखना पड़ता है कि इसका विग्रह कैसे किया जाता है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनसे छात्रों को हमेशा थोड़ा सा डर लगता है, वो प्रश्न इसलिए कठिन लगते हैं कि परीक्षा में अक्सर एक पूरा समास, अर्थात समस्त पद का शब्द दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका विग्रह करके बताओ, अर्थात जिन दो पदों से यह समास बना उन दो पदों को ठीक से बताओ। तो फिर ऐसे में पूर्व पद की विभक्ति को पहचानना आवश्यक हो जाता है। तो जब हम कहेंगे सुंदर पुस्तकम, तो विग्रह के लिए हमें पहले उत्तर पद की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और यह शब्द है पुस्तकम। अब हमें इस शब्द का लिंग पहचानना है, और ये भी पहचानना है कि यह एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है। तो पुस्तकम शब्द नपुंसकलिंगी और एक वचन है। तो जब हम विग्रह करेंगे और विग्रह करके बताएंगे कि किन दो शब्दों को जोड़ करके सुंदर पुस्तकम बना था, तो हम सुंदर शब्द के लिए भी वही नपुंसकलिंग की और एक वचन की विभक्ति को लगाएंगे। तो वह विभक्ति लगा करके शब्द बना सुंदरम। इसलिए सुंदर पुस्तकम का जब हम समास का विग्रह करते हैं, तो विग्रह दूसरों की समझ में आए, इसलिए उसको लिखने का तरीका होता है सुंदरम च तत्पुस्तकम इति सुंदर पुस्तकम, अर्थात पुस्तक सुंदर है इसलिए उसे सुंदर पुस्तकम, इस प्रकार समास बना है। इसी प्रकार
पीतांबरम। अंबरम शब्द भी नपुंसकलिंगी और एक वचन में है, इसलिए पीतम च तत् अंबरम पीतांबरम इति। अब एक और शब्द देखते हैं, महाराजा। यहाँ उत्तर पद का शब्द है राजा, जो कि राजन शब्द का प्रथमा का एक वचन है और वह पुल्लिंगी एक वचन में है, तो उसका जो विशेषण है उसमें भी पुल्लिंगी एक वचन की ही विभक्ति लगेगी और वह शब्द बना महान, इसलिए इसका विग्रह हम लिखेंगे महान च असौ राजा इति महाराजा। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि राजा यह एक अनोखा शब्द है जिसका मूल रूप है राजन और प्रथमा एक वचन का रूप है राजा, लेकिन जब उसके पीछे कोई विशेषण हम लगाते हैं तो संस्कृत का नियम कहता है कि जो नया कर्मधारय समास बनेगा उसका स्वरूप अकारांत पुल्लिंगी शब्द की तरह अर्थात देवः शब्द की तरह रहेगा। इसीलिए जब कर्मधारय समास बना तो हम महाराजा नहीं कहेंगे बल्कि महाराजा कहेंगे। हालांकि विग्रह करते समय हम लिखेंगे महान च असौ राजा इति महाराजा। यह नियम बस 2-3 शब्दों के लिए लागू होता है, जो है राजन, सखा या अहन अर्थात दिन। तो ये 3 शब्द इस अर्थ में कोई विशेष शब्द कहे जाएंगे। अब आगे चलते हैं, एक शब्द लेते हैं नरसिंह। नरसिंह अर्थात ऐसा मनुष्य जो सिंह के समान सामर्थ्यशाली बलशाली हो। ये भी नर और सिंह इस प्रकार 2 पदों से यह समास बना है नरसिंह। इसका जब हम विग्रह करते हैं तो यहाँ पर सिंह का विशेषण नर नहीं है, बल्कि नर को अर्थात मनुष्य को सिंह की उपमा दी गई है कि वह सिंह के जैसा ही सामर्थ्यशाली या बलशाली है। तो सिंह है उपमान और नर है उपमेय। अब यहाँ इसका विग्रह करते समय हम 2 तरह से इसका विग्रह कर सकते हैं। हम कह सकते हैं नरः सिंहः इव, अर्थात कोई मनुष्य सिंह के जैसा बलशाली है। तो यहाँ पर सिंह चूंकि उपमा है, इसलिए इस कर्मधारय समास को हम नाम देते हैं उपमित कर्मधारय समास और इसका विग्रह करते समय उपमा दे करके विग्रह करते हैं। लेकिन इसका विग्रह दूसरी तरह से भी हो सकता है कि नरः एव सिंहः, अर्थात वह मनुष्य सिंह ही है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार हम विग्रह करते हैं तो इसे रूपक विग्रह कहा जाएगा। तो कई बार जब उपमान और उपमेय का रिश्ता होता है दोनों शब्दों के बीच, तो उसमें उपमित समास तो हमेशा बनता है, लेकिन कई बार उसके साथ साथ रूपक समास भी बन सकता है और रूपक के तरीके से भी उसका विग्रह किया जा सकता है। ऐसे ही कमल नयनम शब्द में भी कमल उपमान है और नयन उपमेय है। आँखों को कमल की उपमा दी जा रही है, तो इसका विग्रह बनेगा नयनम कमलम इव। नयन जो है वह कमल के समान है, लेकिन यहाँ पर रूपक समास नहीं बनेगा, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि नयन ही कमल हैं। नयनम कमलम एव ये हम नहीं कह रहे हैं। यहाँ याद रखने की बात है कि यदि हम कहेंगे कमल नयनः, तो यह उस व्यक्ति की तरफ इशारा करता है जिसकी आँखें कमल के समान सुंदर हैं। तो यह हो गया बहुव्रीहि समास। और कमल नयनम अर्थात कमल के समान सुंदर नेत्र, यह वर्णन है नेत्रों का। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि में कभी कभी हम गलती कर बैठते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। कमल नयनः यह शब्द प्रायः विष्णु या राम के वर्णन में आता है। और
हम देखते हैं कि हिंदी में विग्रह लिखने का तरीका क्या होता है। तो अगर हमने कहा महात्मा, तो इसका विग्रह लिखेंगे महान आत्मा। इसी प्रकार एक शब्द है गौरांग, अर्थात गौर वर्ण का अंग, गौरांग। ऐसे ही भल मानस या अधपका या कटुवचन, ये शब्द भी कर्मधारय समास में गिने जाएंगे। तो मित्रों, इसी के साथ ही हम आज अपनी पढ़ाई समाप्त करेंगे। अच्छा होगा अगर तुम एक सूची बनाओ जिसमें कई कर्मधारय समासों के शब्द तुम लिख करके रखो और उन्हें बार बार दोहराते रहो और सोचो और समझो कि यह कर्मधारय समास क्यों बना, विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है, उपमान कौन सा है, उपमेय कौन सा है और किस विशेषता को वह शब्द बताता है। तो मित्रों, अगला पाठ हम और आगे पढ़ेंगे। अभी समास के कई और भेद हैं, संधि के भी कुछ अपने नियम और भेद और सौंदर्य है, उसे भी हम देखते चलेंगे। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।